Hello friends, my name is Krishna Yadav. Today I'm going to take Indian polity. The first chapter is historical background of Indian constitution. Right? So this is a first chapter of Indian polity from Lakshmikant. तो आपको मैं यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ वो एक एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है, और डिटेल में कंप्लीट करेंगे जिससे क्या होगा कि आपका कुछ भी छूटेगा नहीं, ठीक है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो टुडेज टॉपिक इज़ व्हाट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर आप एम लक्ष्मीकांत की बुक में देखोगे तो आपको पहला चैप्टर दिखाई देगा, ठीक है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग को कुछ और चीज़ें समझनी होंगी। वो ये है कि आपको पहले तो डेफिनेशन पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन ये होता है सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, यानी कि अगर कोई एरिया है, कोई जोग्राफिकल एरिया है, तो उसमें जो सबसे सुप्रीम होता है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो सबसे सुप्रीम होता है वो होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। तो अगर कल को आप कोई भी ये कहता है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो आप सिंपली बोलोगे सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है। तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन जानने से पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो अगर आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन एक है, कहने का मतलब क्या है कि ये एक कंपाइलेशन ऑफ डिफरेंट लॉ, कंपाइलेशन ऑफ डिफरेंट लॉ ऑफ मेनी लॉ, ठीक है, या फिर ऐसा बोलते स्टडी ऑफ मेनी लॉ एट द वन प्लेस, ठीक है, स्टडी ऑफ मेनी लॉ एट द वन प्लेस। तो क्वेश्चन ये आता है कि फिर लॉ क्या है, लॉ बनता कैसे, ठीक है। तो लॉ बनता कैसे, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा या आप पास्ट में जाइए। तो देखो सपोज करिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है कि जैसे कि आज हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में क्या होता है कि अगर कोई शादी करता है तो वो 7 फेरे लेता है, ठीक है, या कोई नया दुकान या कुछ नया ओपन करता है तो वो भगवान की पूजा करता है, जो भी अपने हिसाब से, जो जिस रिलीजियस का उस रिलीजियस के हिसाब से वो कुछ प्रोसेस करता है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। क्या ये सब चीज़ें कहीं पे लिखी हुई हैं कि ये करना ही चाहिए? दूसरी चीज़, ये कैसे पता चला कि ये सब करना पड़ता है, ठीक है, कि नया दुकान खोलना है या नया कुछ करना है तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कैसे पता चला। तो होता क्या है, सपोज करो, आपका एक एग्जांपल मैं लेके बताता हूँ, ठीक है। सपोज आपको यूपीएससी क्रैक करना है, सपोज आपको यूपीएससी क्रैक करना है, ठीक है। आप परेशान हो, ठीक है, आप परेशान हो कि मैं कैसे अपने इस गोल को, ये आपका गोल हो गया यूपीएससी, ठीक है, ये आपका गोल हो गया, इस गोल को कैसे अचीव करूँ, ठीक है। सपोज आप यहाँ पे हो, ठीक है, आपको ये गोल अचीव करना है, लेकिन किसी ने बोला कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हो, और आपने क्या किया, एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट किया, आपने एनसीईआरटी पढ़ा, और पढ़ने के बाद आप, मतलब आपके पूरे प्रोसेस में एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट रहा और आपने यूपीएससी क्लियर कर लिया, ठीक है। तो आपने यूपीएससी क्लियर कर लिया और आपको ये जो एनसीईआरटी पढ़ना, ये कोई ये फंक्शन है, ये आपका हेल्पफुल हुआ आपके गोल को अचीव करने के लिए। तो कल को कोई भी आपसे ये पूछेगा कि यूपीएससी अचीव करने के लिए, यूपीएससी क्रैक करने के लिए क्या करना चाहिए, तो आप सिंपली उसको जवाब दोगे एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है।
कल वो भी अचीव कर लेता है। तो आप जितने लोगों से पूछेंगे वो सब के सब यही बोलेंगे कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। ठीक है, ये अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एक एक फंक्शन था, एक टास्क था जिसको करने की वजह से आप अपने गोल को अचीव कर पाए। तो ये क्या बन गया, अब ये रिचुअल बन गया। ठीक है, रिचुअल यानी कि एक काम को वही काम अगर दूसरा कोई करेगा तो उसके करने के लिए ये टास्क करना जरूरी होता है। ठीक है, जब ये रिचुअल बन जाएगा तो फिर आप क्या करोगे, धीरे धीरे रिचुअल फिर क्या होगा, अपना जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होगा। जब ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होगा तो क्या बन जाएगा, ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होने के बाद ये क्या बन जाएगा, ट्रेडिशन बन जाएगा। ठीक है, अब ट्रेडिशन क्या होता है, अब देखो ट्रेडिशन जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होने पर ही ट्रेडिशन बन जाता है। और यही ट्रेडिशन हम लोग आज फॉलो करते हैं। चाहे शादी हो तो शादी में क्या करते हैं, 7 फेरे लेते हैं, जो भी है, जो अपने मज़हब अपने हिसाब से शादी करता है उसके हिसाब से वो। ठीक है, उसके बाद चाहे आप नया नया कुछ काम स्टार्ट करते हो तो भगवान की पूजा करते हो, उनकी जो भी करते हो आप अपने ट्रेडिशन के हिसाब से करने दो। तो क्या था ट्रेडिशन, लेकिन ये ट्रेडिशन आया कहाँ से, ये ट्रेडिशन जो है ये आपके एंसेस्टर्स ने आपको बताया है। ठीक है, वैसे ही उनको भी उनके एंसेस्टर्स ने बताया होगा। अंडरस्टैंड, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो वो ट्रेडिशन या वो रिचुअल्स जो आपके गोल को कंप्लीट करने में या अचीव करने में हेल्पफुल होते हैं, वो धीरे धीरे क्या बन जाते हैं, ट्रेडिशन बन जाते हैं। वो हेल्पफुल होते हैं तो आप क्या करते हो, उसको जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करते हो। ठीक है, जब जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होने के बाद वही ट्रेडिशन किसी गवर्नमेंट के थ्रू ऑफिशियली, किसी गवर्नमेंट के थ्रू ऑफिशियली ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लॉ। याद रखना कि वो कोई ट्रेडिशन होता है, उसको कोई ट्रेडिशन होता है, उसको क्या करते हैं कि ऑफिशियली अगर कोई गवर्नमेंट अपने यहाँ पे एक्सेप्ट कर ले तो क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। अब आपको इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशन एंड लॉ। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशन एंड लॉ। तो हम लोग देखते हैं कि क्या डिफरेंस है ट्रेडिशन और लॉ में। तो ट्रेडिशन और लॉ में देखो जो डिफरेंस है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो सपोज करो लॉ है, लॉ और ट्रेडिशन। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि जो लॉ है वो ऑप्शनल रहता है, ऑप्शनल रहता है कि आपको, सॉरी, जो ट्रेडिशन है वो ऑप्शनल रहता है, आपको फॉलो करना है करो, नहीं करना है नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई उसके लिए आपको पनिशमेंट नहीं है, कोई फोर्स नहीं है कि आपको चीज़ें फॉलो करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, जबकि जो ट्रेडिशन होता है, जबकि जो लॉ होता है वो गवर्नमेंट के थ्रू एक्सेप्टेड है। जब वो गवर्नमेंट के थ्रू एक्सेप्टेड है तो क्या होगा, जब वो गवर्नमेंट के थ्रू एक्सेप्टेड है तो क्या होगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, लॉ इट इज़ फोर्सफुल, यानी कि आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, फॉलो करना ही पड़ेगा। जबकि ये ऑप्शनल होता है, ये फोर्सफुल नहीं होता है, नॉट फोर्सफुल नहीं होता है, नॉट फोर्सफुल। ठीक है, या कंपल्शन नहीं होता है, ये कंपल्सरी होता है। ठीक है, तीसरा चीज़ कैसा है कि अगर आप इसको जैसे ट्रेडिशन को आप फॉलो नहीं करते हो तो देयर इज़ नो पनिशमेंट, नो पनिशमेंट फॉर, यहाँ पे आपको पनिशमेंट दी जा सकती है, या तो वो फाइनेंशियल पनिशमेंट हो या फिजिकल पनिशमेंट हो। तो कहने का मतलब क्या है, तो आपका जो लॉ है, जो लॉ आपका है वो पहले, जो लॉ उसके पहले क्या था, वो आपका ट्रेडिशन था, ट्रेडिशन था, ट्रेडिशन से पहले वो क्या था आपका, रिचुअल था, रिचुअल से पहले आपका क्या था, वो आपका एक गोल था, मतलब एक फंक्शन था या टास्क था। ठीक है, तो फंक्शन से रिचुअल बना, रिचुअल से ट्रेडिशन बना, ट्रेडिशन से लॉ बना, और ऐसे बहुत सारे लॉ को मिलाकर क्या बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। ठीक है, सो इतना समझ में आप लोगों को, डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है,
डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया आपका। उसके बाद कैसे लॉ क्या होता है, रिचुअल्स क्या होते हैं, ट्रेडिशन क्या होता है, ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो ठीक है, अब वर्ल्ड में दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन है। वर्ल्ड में जो है वो दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन है। वर्ल्ड में दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन है। पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका है, देखो पूरे वर्ल्ड में दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन है। एक है आपका रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन और एक है आपका नॉन रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और नॉन रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, ठीक है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, नॉन रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखो, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब आप समझ ही रहे हो कि ये रिटेन होगा, और आप सोच रहे हो कि नॉन रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब वो कहीं किसी के दिमाग में होगा या फिर कहीं लिखा नहीं है। ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है, दोनों ही रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों ही क्या है, आपके लिखे हुए हैं। तो फिर ये समझ में नहीं आ रहा है कि फिर इसको रिटेन और नॉन रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं। ठीक है, इसको रिटेन और नॉन रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं। तो इसका सबसे बेसिक और सबसे फंडामेंटल डिफरेंशिएशन ये है कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटेन बाय रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटेन बाय रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटेन बाय ऑथराइज्ड पीपल, ऑथराइज्ड पर्सन, जबकि नॉन रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटेन बाय अनऑथराइज्ड पर्सन। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटेन बाय ऑथराइज्ड पर्सन और नॉन रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटेन एज अनऑथराइज्ड पर्सन। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आता रहेगा कि ये ऑथराइज्ड पर्सन और अनऑथराइज्ड पर्सन क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ऑथराइज्ड पर्सन और अनऑथराइज्ड पर्सन क्या होता है। देखो एक एग्जांपल समझते हैं। ऑथराइज्ड पर्सन वो होता है जिसको अथॉरिटी दी गई हो। ठीक है, अ पर्सन हु गॉट द अथॉरिटी टू डू सम वर्क इज कॉल्ड एज द ऑथराइज्ड। ठीक है, और अनऑथराइज्ड पर्सन का मतलब होता है अ पर्सन हु इज डूइंग द वर्क विच डोंट हैव एनी अथॉरिटी। जैसे कि कल को मैं जाके टिकट चेक करने लगूंगा, तो क्या आपको कोई टिकट दिखाएगा? नहीं, बिकॉज यू आर नॉट ऑथराइज्ड पर्सन। गवर्नमेंट हैव नॉट गिवन अथॉरिटी टू यू टू चेक द टिकट्स। तो ऑथराइज्ड पर्सन के क्या पास क्या होता है, उसका आईडी कार्ड होता है, उसका बिल्ला नंबर होता है किसी के पास, और वो आपका चेक कर सकता है। ठीक है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ऑथराइज और अनऑथराइज का मतलब ये है, देखो कि ऐसा पर्सन जिसको अथॉरिटी मिली है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। ठीक है, तो जिसको अथॉरिटी मिली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, तो आपके दिमाग में एक और आता रहेगा कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की अथॉरिटी देता कौन है। तो एक एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन किसके ऊपर इस्तेमाल होने वाला है, यानी वो कॉन्स्टिट्यूशन का यूज़ कौन करने वाला है, वो किसके लिए इस्तेमाल होने वाला है। तो पब्लिक के लिए इस्तेमाल होने वाला है। जब पब्लिक के लिए इस्तेमाल होने वाला है तो पब्लिक ही अथॉरिटी देगी ना। अब आप सोचो कि पब्लिक कैसे अथॉरिटी देगी, तो थ्रू इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन में किसी हर एक बंदे को चुन के वो अथॉरिटी देती है। ठीक है, अब आपको ये समझ में आता रहेगा कि ठीक है, पब्लिक इलेक्शन इसके लिए अथॉरिटी कैसे देगी। तो मैंने भी आपको बताया कि ये इलेक्शन के थ्रू पॉसिबल है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि पब्लिक ही क्यों देगी। तो मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपके घर पे आपके घर पे आपके मॉम डैड ने या फिर आपके मॉम ने आपके लिए एक ड्रेस लाया। सपोज करो मॉम ने आपके लिए एक ड्रेस लाया, वो भी आपको बिना बताए। ठीक है, तो आपको वो ड्रेस या तो आप उसको लाइक करोगे या तो आप उसको क्या करोगे, डिसलाइक करोगे। या तो हो सकता है आपको साइज़ में छोटा आ जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। ठीक है, फिर आप मॉम को बोलोगे नहीं मॉम ये पसंद नहीं आया मुझे ड्रेस। ठीक है, तो हो सकता है मॉम फिर क्या करे, वो ड्रेस को वापस चेंज करके लाए दूसरा। ठीक है, या फिर आप ऐसा बोलोगे मॉम आप रहने दो, मैं ही ड्रेस लाता हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों है, आपके कहने पे मॉम ने वो ड्रेस चेंज कर दिया।
क्यों? क्योंकि वो ड्रेस पहनने कौन वाले थे? आप पहनने वाले थे, राइट? बिकॉज वो ड्रेस आप पहनने वाले थे तो वो ड्रेस आपके हिसाब से होना चाहिए, राइट? यहाँ पे आपने मॉम को ये नहीं बोला था कि आपने अथॉरिटी नहीं दी थी और बिना अथॉरिटी के मॉम ने क्या किया, वो ड्रेस ला दिया, यानी कि आपने बोला नहीं था और उन्होंने अपने मन से ला दिया। तो हो सकता है आपको लाइक आए, मतलब आप अच्छा लगे, या तो वो डिसलाइक कर दो आप, ठीक है? क्यों ऐसा हुआ? ये सारी चीज़ें आपके ऊपर क्यों डिपेंड हुई? बिकॉज वो ड्रेस को पहनने वाला कौन है? आप हो, यानी यू आर अ ऑथराइज्ड, यू आर अ पर्सन हु आर गिविंग अथॉरिटी, ठीक है? आपको अगर पसंद आया तो आप रख लोगे ड्रेस, वो नहीं पसंद आया तो आप नहीं रखोगे, ठीक है? या फिर आप क्या बोलोगे, मैं खुद जाके ड्रेस लेता हूँ, ठीक है? तो आप क्या करोगे, दुकान वाले को बोलोगे हाँ मुझे यही ड्रेस चाहिए, तो दुकान वाला क्या करेगा, आपको वही ड्रेस देगा। क्यों? बिकॉज यू आर अथॉरियन पर्सन, अथॉरिटी आपके पास है क्योंकि आप पहनना आपको है। तो ऐसे ही जनता के पास अथॉरिटी होती है बिकॉज जनता को ही वो कॉन्स्टिट्यूशन यूज़ करना है, अंडरस्टैंड? जब जनता को कॉन्स्टिट्यूशन यूज़ करना है तो जनता ही अथॉरिटी देगी। और जनता अथॉरिटी कैसे देगी? थ्रू इलेक्शन के थ्रू अथॉरिटी देगी वो, अंडरस्टैंड? तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको ये बता रहा था कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि वो कैसे होता है। तो अभी यहाँ तक समझा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। वो हम लोग ने यहाँ पे देखा, हम लोग ने यहाँ पे क्या देखा कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और यहाँ पे नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब हम लोग एक एक पॉइंट देखते हैं। अब हम लोग रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, दूसरा है नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझो, इसका इमर्ज कैसे हुआ था नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का। फॉर एग्जाम्पल एक किंगडम है, ठीक है? किंगडम है, वहाँ पे एक किंग रहता है, ठीक है? अब किंग, जब वहाँ पे मोनार्की सिस्टम चलता था तो होता क्या था कि जो जस्टिस होता था, जस्टिस जो होता था वो किंग के मूड के ऊपर डिपेंड करता था। फॉर एग्जांपल आज किंग का मूड अच्छा है और किसी ने चोरी करके आया तो उसको कुछ भी सजा दे सकता है। या फिर कोई मूड अच्छा है तो किंग ने किसी ने चोरी करके आया है या फिर मर्डर करके आया किसी का, तो उसको माफ़ कर देगा, जाओ तुमको मैंने माफ़ किया, ठीक है? लेकिन किंग का मूड खराब है तो किसी ने गलती से झूठे केस में भी फंसा लाया गया है, या तो गलती से उसने 1 रुपये की भी चोरी की, उसको फांसी की सजा दे देगा। तो उस टाइम पे इसको बोलते हैं मोनार्की, जहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता है, जो भी होता है वो किंग होता है, किंग अपने हिसाब से जो भी करता है वो सही माना जाता है। तो ऐसे किंग के दरबार में, यानी किंग के किंगडम में, उनके जहाँ पे लोग अपना, जहाँ पे लोग का डिस्कशन होता था असेंबली में, वहाँ पे बहुत सारे किंग क्या करते थे, अपने यहाँ पे एक पर्सन को बिठा के रखते थे जो कि क्या करता था, किंग के जो डिसीजंस है उसको लिखते जाता था, उसको राइट करते जाता था। तो फॉर एग्जाम्पल एक दिन एक आया बंदा, उसने 5000 की चोरी की थी, तो किंग ने उसको क्या किया, 1 मंथ के लिए प्रिजनमेंट में डाल दिया। तो ये जो बंदा है ये क्या करेगा, अपने नोटबुक में नोट कर लेगा कि 1 मंथ के का मतलब चोरी के लिए, 5000 की चोरी के लिए 1 मंथ का प्रिजनमेंट। ऐसे ही दूसरे दिन क्या हुआ, एक बंदा आया, उसने भी 5000 की चोरी की थी, लेकिन चोरी करते टाइम उसके हाथों से किसी का मर्डर हो गया था। तो अब ऐसे केस में किंग ने उससे क्या बोला कि इसको भी फांसी पर चढ़ा दो, तो कैपिटल पनिशमेंट। तो उसने यहाँ पे फिर से लिख लिया वो बंदे ने कि हाँ अगर कोई चोरी के साथ कोई मर्डर करता है तो कैपिटल पनिशमेंट। तो ऐसे जितने भी किंग के जजमेंट होते थे उसको ये बंदा लिखते चला जाता था। एक दिन वहाँ पे अचानक से क्या होता है, किंगशिप यहाँ पे मोनार्की खत्म हो जाती है और वहाँ पे क्या आ जाती है, डेमोक्रेसी आ जाती है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जनता का शासन, ठीक है? अब राजा का नहीं चलेगा। जब डेमोक्रेसी आ जाती है और ऐसी कंट्री में जब गवर्नमेंट बनती है, जब ऐसी कंट्री में गवर्नमेंट बनती है और वो गवर्नमेंट क्या करे कि जो ये इस पर्सन के थ्रू लिखा हुआ जो चीज़ें है ना, जो भी नोट्स है, इसको ही क्या कर दे, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना ले, अपना कॉन्स्टिट्यूशन मान ले उसको। अब देखो उसको बोलेंगे नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ध्यान से देखो क्यों इसको नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो किसके लिए बना, जनता के लिए बना। लेकिन क्या जनता ने उसको अथॉरिटी दी थी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ? नहीं। उसने तो क्या हुआ, अपनी नौकरी कर रहा था, वो किंग के कहने पे लिखते चला गया। तो जनता ने क्या किया, जो गवर्नमेंट बनी नई वाली मोनार्की के बाद जो डेमोक्रेसी आई, तो उसमें जनता ने वो लिखे हुए जो भी चीज़ें हैं उनको एज अ कॉन्स्टिट्यूशन मान लिया। तो ना तो वो अथॉरिटी जनता ने दी थी, ठीक है? जब वो अथॉरिटी जनता ने नहीं दी थी तो फिर वो अनऑथराइज हो गया, जो पर्सन ने लिखा
अनऑथराइज्ड हो गया। तो ऐसे लिखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला जाता है? नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे आप ऐसा डाल सकते हो, पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? ऑथोराइज पर्सन होता है, ये होता है नॉन ऑथोराइज्ड। ठीक है, आपको शायद पता होगा दुनिया का सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन में बना था। ठीक है, दुनिया का सबसे पहला वर्ल्ड फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन में है। ठीक है, उसके बाद दुनिया का सबसे, अब देखा जाए तो पूरी दुनिया में यही दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाता है। ठीक है, पूरी दुनिया में यही दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाता है इसमें। ठीक है, और मोस्टली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में सब ज़्यादातर कंट्रीज़ के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, एक्सेप्ट सम कंट्रीज, राइट। तो पहले में हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि दुनिया का सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन बात की जाए, जब इसमें रिटन और रिटन का मेंशन ना किया जाए तो ब्रिटेन है। लेकिन अगर ऐसा बोला जाता है आपको कि वर्ल्ड का फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, तो वो है यूएसए। ठीक है, यूएसए है। जबकि वर्ल्ड का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाए तो ब्रिटेन है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जबकि यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इसके पीछे भी लॉजिक है कि पहले यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों आया। तो मैंने आपको बताता हूँ कि होता क्या है, दुनिया में जितने भी, जैसे अमेरिका है, अमेरिका के जो ओरिजिनल्स हैं वो क्या है? रेड इंडियंस हैं, रेड इंडियंस। और हुआ क्या था, जब अमेरिका की खोज हुई थी, यानी अमेरिका को जब ढूंढा गया था अमेरिगो वेस्पुसी के थ्रू, तो फिर उस वहाँ पे जो ओरिजिन रहते थे रेड इंडियंस रहते थे। और फिर क्या हुआ कि जब वो ऐसा लैंड मिल गया जो सुटेबल था किसके लिए, ह्यूमन बोलते ना कि क्लाइमेट के लिए सुटेबल था, तो बहुत सारे ब्रिटिश लोग, ठीक है, बहुत सारे ब्रिटिश लोग ने क्या किया, यहाँ से मूव करके अमेरिका चले गए। ठीक है, अमेरिका चले गए और वहाँ पे रहने लगे। समझ में आया? बहुत सारे लोग यहाँ से मूव करके अमेरिका चले गए और अमेरिका में वो लोग रहने लगे। ठीक है, अब ये लोग आए तो थे ब्रिटिश से ही, तो जैसे ही पहले सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश में बना और ये सक्सेसफुल हुआ, तो उसको कॉपी कौन करेगा? यूएसए करेगा। और इसीलिए दुनिया का सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो यूएसए का बना। ठीक है, चलो इसके अलावा ऐसे कंट्री की बात करते हैं जो नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की फॉलो करता है। तो पहला तो आपने देख लिया ब्रिटेन। ठीक है, दूसरा है आपका इजराइल। ठीक है, इजराइल। ठीक है, तीसरा है आपका न्यूजीलैंड। ठीक है, पहला आपका कौन सा है? ब्रिटेन है। दूसरा आपका क्या है? नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में इजराइल है। तीसरा आपका क्या है? तीसरा आपका क्या है? न्यूजीलैंड। तो इजराइल, इजराइल जो है, जो इजराइल है, ठीक है, इजराइल जो है इसकी एक हॉली बुक है, हॉली बुक। ठीक है, हॉली बुक जो है उसी को ये लोग ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन मान लिया। और ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे किसी राजा का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको ये लोग ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन मान लिया। सो ब्रिटेन, इजराइल और न्यूजीलैंड, ये वर्ल्ड की 3 कंट्री हैं जो नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती हैं। ब्रिटेन का भी ऐसे ही था राज किंग वाला, इजराइल का भी किंग हुआ करता था जिसने ऐसे बहुत सारे बुक्स लिखे थे, उसमें से एक बुक को उन्होंने क्या किया, अपना कॉन्स्टिट्यूशन मान लिया। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलेंगे? नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा भी हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के और नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखते हैं। देखो सपोज करो ये आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और दूसरा आपका नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हमेशा, आप ध्यान देना कि वो
हमेशा क्या होता है, रिजिड होता है। पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, रिजिड। दूसरा है जो नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कैसा होता है, फ्लेक्सिबल। हम लोग पहले समझते हैं रिजिड क्या होता है, फ्लेक्सिबल क्या होता है। रिजिड का मतलब क्या होता है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी डिफिकल्ट, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना मुश्किल होता है। मुश्किल इन द सेंस कैसा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ बदलाव करना होता है तो उसके लिए मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, यानी ज़्यादा लोग, अगर मेजॉरिटी के लोग, अगर सपोज करो 300 लोग हैं तो 300 लोग की मेजॉरिटी क्या होगी, 151। 151 है, 300 का हाफ क्या होता है, 150। हाफ से ज़्यादा मेजॉरिटी के लोग अगर उसको, मतलब उस पर्टिकुलर जो चेंजेस करना है उसके लिए हाँ बोलते हैं या फिर वो एक्सेप्ट करते हैं, तब वो चेंजेस हो सकता है। अगर ये 349 149 हो गए तो मेजॉरिटी नहीं है तो वो चेंजेस नहीं हो पाएगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसके लिए मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। यहाँ पे जो मेजॉरिटी होती है वो होती है आपका मोर देन हाफ। ठीक है, कहीं कहीं पे तो मतलब दूसरे दूसरे कंट्री में 80%, 85% की मेजॉरिटी चाहिए, यानी कि 100 में से 85 लोग जब तक हाँ नहीं बोलेंगे तब तक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। मैं यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन की बता रहा हूँ। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या हो, मोर देन हाफ। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या है, 2/3। स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है 2/3। 2/3 लोगों की, मतलब 100 में से अगर आप देखोगे तो 200 लोग, जब तक 300 में से अगर 200 लोग जब तक किसी पर्टिकुलर टॉपिक को अमेंड करने के लिए हाँ नहीं बोलते तब तक क्या होगा, वो अमेंड नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे कैसा है, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, इसको अमेंड करना बहुत आसान होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अमेंड करना बहुत आसान है। ठीक है, किसी चीज़ को अमेंड करना बहुत आसान है। तो जब किसी चीज़ को अमेंड करना बहुत आसान है आपके लिए, तो कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे सपोज करो सिंपल मेजॉरिटी का मतलब मोर देन हाफ, यहाँ पे समझ लो मोर देन हाफ। यहाँ पे जो था ये स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे क्या है, सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है। तो सिंपल मेजॉरिटी का मतलब ये होता है मोर देन हाफ, यानी 151 लोगों ने बोला तो अमेंडमेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कितने चाहिए, 200 लोग। तो 200 लोग को मनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि जो भी अपना जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो रिजिड होता है, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेंज। जबकि फ्लेक्सिबल जो नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो फ्लेक्सिबल होता है और वो फटाक बहुत जल्दी बोलते हैं ना कि चेंज किया जा सकता है। मतलब अगर आपके पास 50 लोग आए हैं तो 25+1 यानी कि 26 लोगों ने भी किसी पर्टिकुलर बिल पर वोट दिया तो बिल पास हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये। दूसरा है आपका, दूसरा है आपका कंप्लीट और इनकम्प्लीट। इसी में देख लो, उसी में दूसरा पॉइंट है कंप्लीट और इनकम्प्लीट। ठीक है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट का मतलब क्या है, ठीक है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट का मतलब क्या है कि देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो रिजिड होगा, और रिजिड भी होगा तो क्या होगा, रिजिड भी होगा तो कैसा होगा वो, डिफिकल्ट टू चेंज, डिफिकल्ट टू चेंज। कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट तो है, लेकिन उस कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट जो है वो लोगों को पावर दे रहा है आर्टिकल नंबर 368 की आप कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना होता उस टाइम शायद कुछ चेंजेस, कुछ रिक्वायरमेंट अलग थी। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन का टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो रिक्वायरमेंट्स है वो डिफरेंट डिफरेंट होती चली जा रही हैं। अंडरस्टैंड? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है
इसका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा, कहने का मतलब क्या है कि टाइम के हिसाब से ये अमेंड होता है, लेकिन जो ये अमेंडमेंट का ऑप्शन है ये इसके अंदर ही इनबिल्ड है या इनहेरिटेड है, तो इसीलिए इसको कंप्लीट भी बोलेंगे। कंप्लीट के होने के साथ साथ ये क्या होता है कि इसमें चेंजेस भी किया जा सकता है। इनकम्प्लीट का मतलब है कि उसमें चेंजेस करने के लिए किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब अगर कुछ लगता है उनको चेंजेस करना, तो उसके अंदर ऐसा कोई ये नहीं दिया गया है कि हाँ ये कंप्लीट हो गया है और आप इसमें ये नहीं कर सकते। इसमें क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो, नए नए आर्टिकल्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, नए आर्टिकल्स इसमें ऐड कर सकते हैं, इसको बोलते हैं आपका इनकम्प्लीट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इनकम्प्लीट कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझ में आया? ठीक है, तो इनकम्प्लीट कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है इनकम्प्लीट कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि उसमें आप नए चीज़ों को जोड़ सकते हो। ठीक है, और इसके लिए आपको किसी ऐसे चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि नहीं अलग से नहीं जोड़ सकते, अमेंड कर सकते हैं, या फिर आपको किसी आर्टिकल की जरूरत पड़ेगी। उसमें डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट अ इनकम्प्लीट। तो ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का अगर मैं बोलता हूँ कि उसके पास तीन प्रॉपर्टी है, तो आप बताओ कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होगा। वो पहले तो रिटेन है, पहले क्या वो रिटेन है, दूसरा है आपका रिजिड है, तीसरा है आपका कंप्लीट है, चौथा है आपका फ्लेक्सिबल है, इनफ्लेक्सिबल है। रिजिड है, कंप्लीट है, और क्या है आपका, रिजिड है, कंप्लीट है, और मल्टी सोर्स है, मल्टीपल सोर्सेस है। तो आप समझ सकते हो ये कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन होगा रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये प्रॉपर्टी जो कैरेक्टरिस्टिक दिखाई दे रहा है ये रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन कैरेक्टरिस्टिक दिखाई दे रहा है। नॉन रिटेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, फिर से एक बार देख लो, फ्लेक्सिबल होगा, वो इनकम्प्लीट होगा, तीसरा क्या है कि वो सिंगल सोर्स होगा। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली हाँ एक क्वेश्चन है, सऊदी अरेबिया सऊदी अरेबिया सऊदी अरेबिया में जो कुरान है वही उनके लिए क्या बन गया है, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है। अब आप मुझे बताओ कि कुरान को एज अ कॉन्स्टिट्यूशन आप किस कैटेगरी में रखोगे, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में रखोगे या नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में रखोगे। ठीक है, सो हो सकता है, लेकिन आप इसको हमेशा इनको हमेशा क्या किस में रखोगे, नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में रखोगे, बिकॉज हमें सोर्स पता नहीं है लिखने वाले का, और दूसरी बात कैसा है कि क्या उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, नहीं, जब वो चेंजेस ही नहीं किए जा सकते। दूसरी चीज़, क्या वो मल्टीपल सोर्स है सिंगल सोर्स है, तो इसका भी पता नहीं है। तो इसलिए हम लोग ऐसे तो ये एक्चुअली कैसा है, ये नॉन रिटन भी नहीं बोला जा सकता, लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप क्या कर सकते हो, इसको हमेशा नॉन रिटन में ही करोगे। इसीलिए मैंने इसका नाम आपको यूके, ब्रिटेन, इसराइल और न्यूजीलैंड के साथ नहीं लिखवाया था। ठीक है, क्योंकि इसमें अभी भी कन्फ्यूजन है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, केस स्टडी में पूछा जाता है, तो यू कैन से इट इज़ नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जितना भी ऐसा कोई हॉली बुक होता है उसको अगर कोई एज अ कॉन्स्टिट्यूशन कोई कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन मान लिया जाता है तो उसको नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, बिकॉज बहुत सारे मल्टीपल डायमेंशंस है कि वो। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है। अब हम लोग एक और कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दे देते हैं। टर्मिनोलॉजी क्या है कि टर्मिनोलॉजी ये है, स्टेट किसको बोलते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड कंट्री, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड कंट्री।
ठीक है, स्टेट और कंट्री के बीच में क्या डिफरेंस है। पहले तो हम लोग देखते हैं स्टेट। स्टेट क्या होता है? क्या किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया को, ऐसा कोई पड़ा हुआ ज्योग्राफिकल एरिया, उसको हम लोग स्टेट बोल सकते हैं। यहाँ पे स्टेट का मतलब सिर्फ छोटे स्टेट से नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि जो इंडिया है ये भी एक स्टेट है। जैसे कि फॉरेन कंट्री के लोग इंडिया को एक स्टेट की तरह देखते हैं, यानी कि स्टेट की तरह बुलाते हैं। ठीक है, हम लोग महाराष्ट्र स्टेट, उत्तर प्रदेश स्टेट कहते हैं, बट वैसे ही इंडिया भी बाहर के लोगों के लिए, हमारे लिए ही एक राज्य है, एक स्टेट है। ठीक है, तो अगर आप इसको ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में देखेंगे तो कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया को क्या हम लोग स्टेट बोल सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर छोटा सा ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया है तो उसको हम लोग आइलैंड बोलेंगे, स्टेट नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि स्टेट के लिए कोई ज्योग्राफिकल एरिया स्टेट तब बनेगा जब उसके पास 4 चीज़ें होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो 4 चीज़ें क्या होती हैं कि पहले तो वो उस ज्योग्राफिकल एरिया का एक फिक्स जियोग्राफिकल एरिया होना चाहिए, फिक्स, यानी कि ऐसा नहीं आज पानी पानी पे वो तैर रहा है। ठीक है, आज ज़्यादा कर दिया कल बड़ा कर दिया, ऐसा नहीं, एक फिक्स जोग्राफिकल एरिया होना चाहिए। ठीक है, दूसरा एक होना चाहिए उसका खुद की एक उसकी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन तीसरा क्या होना चाहिए? उनकी खुद की एक गवर्नमेंट। और चौथा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो क्या होना चाहिए? सोवरेन होना चाहिए। अब हम लोग धीरे धीरे एक एक को पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ आपको। जब अंग्रेज हमारे यहाँ पे रूल करते थे तो उस टाइम पे भी आज का मुंबई बॉम्बे बॉम्बे प्रोविंस हुआ करता था, लेकिन तब बॉम्बे स्टेट नहीं बोलते, तब उसको प्रोविंस बोलते थे। ठीक है, प्रोविंस बोलते थे, जबकि आज इसको स्टेट बोलते हैं। ठीक है, स्टेट बोलते हैं। तो पहले प्रोविंस, अंग्रेजों के टाइम पे प्रोविंस बोलते थे, आज हम लोग इसको बॉम्बे को महाराष्ट्र स्टेट बोलते हैं। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि उस टाइम पे ये 4 चीज़ें नहीं थी। जोग्राफिकल फिक्स एरिया तो था, सपोज करो जोग्राफिकल फिक्स एरिया था, लेकिन क्या उस टाइम पे बोलते ना कि महाराष्ट्र के लोगों को महाराष्ट्रियन पॉपुलेशन या पर्टिकुलर इंडियन पॉपुलेशन बोला जाता था? नहीं, इंडियन पॉपुलेशन नहीं बोला जाता था, वो खाली क्या थे। या दूसरी चीज़ क्या है, क्या महाराष्ट्र में जो बॉम्बे प्रोविंस था उसमें बॉम्बे की गवर्नमेंट रहती थी? नहीं, वो किसी और के थ्रू रेगुलेट होती थी बस। ठीक है, यानी कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में या फिर बॉम्बे प्रोविंस में एक गवर्नर होता था। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता था? डायरेक्टली ब्रिटिश हुकूमत क्या करती थी? गवर्नर को अपॉइंट करती थी। ये गवर्नर आके यहाँ पे रूल करता था, किसके कहने पे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के कहने पे। ठीक है, तो यानी कि इसकी खुद की एक अपनी खुद कोई भी ना, बोलते ना कि ये नहीं है, खुद की गवर्नमेंट नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी भी स्टेट के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो है सोवेर्निटी। ठीक है, ये अपने हिसाब से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता था, ये इसको हमेशा जो डिसीजन दिया जाता था, जो इन्फॉर्मेशन दी जाती थी उसके हिसाब से इनको जो बोला जाता था वो करना पड़ता था। ही कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीजन। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि उनकी सोवर्निटी नहीं थी, इसलिए हम लोग उसको स्टेट नहीं बोलते थे, उसको हम लोग क्या बोलते थे? उसको हम लोग बोलते थे ये क्या है आपका, ठीक है, तो उसको हम लोग स्टेट ना बोल के हम लोग उसको प्रोविंस बोलते थे। ठीक है, तो इसीलिए स्टेट और प्रोविंस में सब डिफरेंस आता है। ठीक है, तो स्टेट और प्रोविंस में डिफरेंस समझ गए आप लोग। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन आपके पास ये आता है, क्वेश्चन आपके पास ये आएगा कि क्या हम लोग ने महाराष्ट्र को स्टेट बोलना चाहिए? महाराष्ट्र एक कंट्री नहीं बन सकता, महाराष्ट्र को एक देश नहीं बोल सकते? ठीक है, स्टेट नहीं बोल सकते, नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र को स्टेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसके पास ऑलमोस्ट चारों हैं। चारों होने का मतलब क्या है? इसकी खुद का फिक्स जोग्राफिकल एरिया है, जोग्राफिकल एरिया है। ठीक है, इससे खुद की पॉपुलेशन है महाराष्ट्र जिसको डोमासाइल है। तीसरे पास इनके पास खुद की गवर्नमेंट है। और चौथा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इनके पास ये सोवरेन है। अब आप बोलोगे सर सोवरेन कैसे हैं? तो एक बात बताओ, बचपन में हम लोग ने पढ़ा था इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी और बी इज़ इक्वल टू सी, तो हम लोग लिख सकते थे ना ए इज़ इक्वल टू सी, ये हम लोग ने पढ़ा था कि नहीं? राइट, तो ऐसे ही अगर इंडिया इज़ ए सोवरेन, ठीक है, इंडिया सोवरेन है,
इंडिया के अंदर महाराष्ट्र आता है, राइट, महाराष्ट्र आता है। तो अगर इंडिया ओवरऑल ही सोवरेन है, इंडिया ही पूरी तरह से सोवरेन है, तो उसके अंदर रहने वाला महाराष्ट्र वो भी तो सोवरेन ही हुआ ना, जैसे कि ये मैंने आपको बताया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, महाराष्ट्र सोवरेन है और महाराष्ट्र के चारों कंडीशन को फुलफिल करता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, सोवरेन, इसको स्टेट बोलते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र एक यूनियन है, जैसे आप बोलोगे कि डिसीजंस तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती, नहीं, कुछ डिसीजंस महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी लेती है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो स्टेट का जो काम है उसको डिवाइड कर दिया गया है, उसको कहाँ पे रखा गया है, स्टेट लिस्ट में रखा गया है, और यूनियन का काम डिवाइड करके यूनियन लिस्ट में रखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से जब महाराष्ट्र का काम डिवाइड है और महाराष्ट्र क्या कर सकती है, स्टेट लिस्ट पे लॉ बना सकती है, डिसीजन ले सकती है, तो इसीलिए सोवरेन भी है। अंडरस्टैंड, कहने का मतलब समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप देखोगे तो महाराष्ट्र जो है वो एक सोवरेन है, इसीलिए इंडिया में ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स क्या सोवरेन है, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक मिनट, चलो अब हम लोग आ जाते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री। देखो, बिफोर 1947 आपको सबको पता है, बिफोर 1947 इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू टू मेन एंटिटीज, ब्रिटिश इंडिया विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग देख रहे हैं, ये कैसे बना, इसके पीछे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं हम लोग। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग इसमें देखते हैं। अगर आपको पता होगा कि 1600 में, कभी 1600 में 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी। कहाँ पे आई थी, इंडिया आई थी। ठीक है, उनके साथ एक ऑर्डर था जो किसने दिया था, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ ने, ब्रिटेन क्वीन एलिजाबेथ हैज गिवन दिस चार्टर टू द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड इन द इंडिया। ठीक है, ठीक है, तो जब वो इंडिया में आते हैं तो उस टाइम पे वो एज अ ट्रेडर बन के आते हैं। ठीक है, वो एक ट्रेडर ही होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वो बेसिकली किसकी ट्रेडिंग के लिए आते हैं, स्पाइसेस, स्पाइसेस और स्पाइसेस और भी कॉटन, टी, ये सब की ट्रेडिंग के लिए बेसिकली आते थे। एंड स्टार्टिंग में वो सिर्फ क्या थे, ट्रेडर थे। लेकिन जब धीरे धीरे उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो यहाँ के जो किंग है वो आपस में ही बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं और फाइट करके बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं, तो उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। ठीक है, अब उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा कैसे उठाया कि धीरे धीरे वो एक दूसरे के किंग के, दो किंग के बीच के मैटर में वो इंटरफेयर करने लगे, और इंटरफेयर करते करते उन्होंने क्या किया कि जब देखा कि सारे किंग बहुत बुरी तरीके से वीक हो चुके हैं, तो उन्होंने अपनी खुद की आर्मी बनाई, और आर्मी बना के उसका फ़ायदा उठा के उन्होंने सारे किंग को डिफीट कर दिया। ठीक है, तो अंग्रेजों हैव डिफीटेड ऑल द किंग इन इंडिया, यानी जो मेजर किंग हुआ करते थे उनको डिफीट कर दिया। ठीक है, जब तक औरंगजेब था तब तक उनकी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और पावरफुल था, तब तक वो इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। लेकिन औरंगजेब के जाने के बाद उनके जो है, उसकी जो जनरेशन, नई जनरेशन आई, वो उतना ज़्यादा बोलते ना कि क्वालिफाइड नहीं थी कि वो पूरी इंडिया को एक बोलते ना कि इसमें बांध के रखें। ठीक है, तो मेनली क्या हुआ, अगर इसका और भी डिटेल में जाएं तो पता चलता है कि सबसे जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1957 में। अब हम लोग थोड़ा सा स्टोरी पढ़ लेते हैं, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, तो बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था, ठीक है,
हाँ, तो बैटल ऑफ बक्सर जो था कभी हुआ था, 1764 में हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पे क्या हुआ था, अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो अंग्रेज जो थे, ब्रिटिश जो थे, वो एक साइड पे थे और दूसरे साइड पे इंडिया के जो सबसे बड़े उस टाइम के माने जाने वाले किंग थे वो थे। एक था आपका मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड, सेकेंड, ठीक है। ये पूरे के पूरे जो इंडिया में सबसे बड़ा किंग था वो मुगल बादशाह ही थे, ठीक है। दूसरे साइड में आपके सुजाउद्दौला, ये था अवध का नवाब, अवध के नवाब थे, ठीक है। तीसरे थे मीर कासिम, मीर कासिम ये बंगाल के नवाब थे, लेकिन इन्होंने अपने इसके पहले अपने ससुर को क्या किया था, गद्दी से हटा के खुद बैठे थे, लेकिन ज़्यादा टाइम तक गद्दी में बैठ नहीं पाए और अंग्रेजों ने उसको हटा के फिर मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया था, ठीक है। स्टोरी हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे क्यों था, लेकिन इतना समझ लो ये तीनों सबसे पावरफुल थे उस टाइम में इंडिया के में, ठीक है। ये तीनों सबसे ज़्यादा पावरफुल थे इंडिया में, और बैटल ऑफ बक्सर में इन तीनों पावर को जॉइंटली किसने हरा दिया, अंग्रेजों ने हरा दिया, इंग्लिश ने हरा दिया। और यहीं से अंग्रेजों का गेम चेंजिंग पॉइंट हो जाता है, और यहीं से अंग्रेज क्या हो जाते हैं, ट्रेडर से क्या बन जाते हैं, रूलर बन जाते हैं, ठीक है। कभी से 1764 बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। बक्सर जगह है जो कि आपके बिहार में आता है, वहाँ से उनका पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाता है, और सिस्टम चेंज हो जाने के बाद अब वो ट्रेडर की बजाय ट्रेड तो कर ही रहे थे, रूलर भी बन बैठे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे इंडियन किंग्स के कमजोरी का फ़ायदा उठाया उन्होंने, और बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाया, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, तो वहाँ से वो ट्रेडर बने। अब ट्रेडर कैसे बने बताता हूँ मैं तुमको। फिर उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। उसके बाद 1765 में एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जिसमें अंग्रेजों ने क्या किया था, मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकेंड से दीवानी के राइट्स, दीवानी एंड सिविल जस्टिस, सिविल जस्टिस दोनों राइट्स अपने हाथ में ले लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि दीवानी क्या है, तो दीवानी का मतलब ये होता है राइट टू कलेक्ट द मनी, राइट टू कलेक्ट मनी फ्रॉम मार्केट, यानी कि जैसे कि जो किसान लोग ये काम करते थे, जो अनाज उगाते थे, उसके बदले में राजा को क्या करते थे, कुछ टैक्स देते थे, और ये टैक्स पहले राजा को जाता था, लेकिन अब इसका कलेक्शन का काम किसके हाथों में आ गया, अंग्रेजों के हाथों में आ गया। अब राजा के पास पैसा नहीं जा रहा, अब पैसा किसके पास जा रहा है, ब्रिटिश पीपल के पास जा रहा है, ठीक है। और उनको सिर्फ पैसे कमाने से मतलब था, उनको सिविल जस्टिस से कोई मतलब नहीं था, इसलिए उन्होंने सिविल जस्टिस पर ध्यान भी नहीं दिया। खाली क्या किया, उन्होंने दीवानी को अपने हाथ में ले लिया। दीवानी को हाथ में लेते क्या हुआ कि पूरे राज्य का जो पैसा है, जो पूरे किंगडम का जो पैसा है, वो सारा का सारा पैसा किसके हाथों में आने लगा, अभी किसके हाथों में आने लगा, अंग्रेजों के हाथों में आने लगा, ठीक है। अब पूरा किंगडम का पैसा जब अंग्रेजों के हाथों में आने लगा तो होगा क्या, देखो सुनो, अब देखो लॉ एंड ऑर्डर किसको संभालना है, किंग को संभालना है, जो कि बंगाल का मुगल नवाब था शाह आलम, लेकिन पैसा किसके पास जा रहा है, अंग्रेजों के पास जा रहा है। तो आप बताओ बिना पैसे के क्या कोई भी चीज़ को हैंडल कर पाएगा, नहीं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आपको आर्मी ऑफिसर्स रखने पड़ेंगे, पुलिस रखनी पड़ेगी, उनको खर्चा देना पड़ता है। ये सब चीज़ों में क्या हुआ कि उनके पास, बोलते हैं ना कि ये बिना पैसे के वो काम नहीं कर पाए, और यहीं से क्या हुआ, यहीं से जो अंग्रेज थे वो क्या हो गए, पूरी तरह से डोमिनेट करते चले गए। उन्होंने अपनी आर्मी बनवाई, आर्मी बड़ी कर दी, अपना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आर्मी को लैस कर दिया,
यानी कि बाकी राजाओं के पास तलवार और भाले हुआ करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने क्या लाया, बंदूक लानी कर दी। ठीक है, तो राइफल्स लाना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गए और इस तरह से वो पूरे के पूरे, पहले तो सबसे पहले पूरे के पूरे बंगाल में डोमिनेट करने लगे। ठीक है, डोमिनेट करने लगे मतलब अब लोगों को ये पता चलने लगा कि हमारा जो मुगल बादशाह है अब वो किसी काम का नहीं है। नाउ जो अंग्रेज हैं दे आर द मोर पावरफुल, और अब उनके साथ जो भी डीलिंग करनी है उनके साथ करनी है। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पे राजा बन गए। अब जब रूलर बन गए अंग्रेज, तो रूलर बनने के बाद आपको पता है कि ये अभी भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये अभी भी कैसा है, ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं है। मैंने क्या बोला था, वहाँ से उनको चार्टर दिया गया था कि आप जाओ और इंडिया में बिजनेस करो, यानी कि इनडायरेक्टली बिना वो चार्टर्ड के नहीं आ सकते थे। इनडायरेक्टली वो कंट्रोल किसके थ्रू, किसके अंडर में था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर में था। ठीक है, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर में था तो वो लोग क्या करते थे कि अब रेगुलेट करना स्टार्ट किए। तो रेगुलेट करना जब स्टार्ट किए, यानी कि जब सिस्टम, अब देखो रेगुलेट अपने क्या रूलर है, और अगर डायरेक्टली कोई भी कंट्रोल करना स्टार्ट करोगे तो लोग विद्रोह करेंगे, तो इसलिए धीरे धीरे नियम के हिसाब से उसको रेगुलेट करना स्टार्ट किया गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। जो पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया, यानी कि ये देखो जो एक्ट आ रहा है ब्रिटेन से आ रहा है, याद रखना, और किसके लिए आ रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो यहाँ पे रूल कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको इस रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। सो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, अब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 हो गया, तो अब आप देखोगे तो इसमें बेसिकली पहला क्या किया गया है, इंडियाज फर्स्ट द फर्स्ट स्टेप टू टेकन बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। समझ में आया मैंने जो अभी बोला था कि क्या है, वहाँ की ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि अभी अगर वो रेगुलर बोलते ना कि इंडिया को रेगुलेट कर रहे हैं, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ना चली जाए, वो ब्रिटिश के ही कंट्रोल में रहे, इसीलिए ये रेगुलेटिंग एक्ट आया। ठीक है, तो पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ कि उनको कंट्रोल में करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या किया गया कि पूरे इंडिया में उस टाइम पे बहुत सारे प्रोविंस हुआ करते थे, जैसे आज के स्टेट है वैसे पहले क्या हुआ करते थे, प्रोविंस हुआ करते थे, और प्रोविंस में जो रूल्स एंड रेगुलेशन चलता था, ठीक है, प्रोविंस में, ठीक है, तो प्रोविंस में क्या होता था, रूल्स एंड रेगुलेशन जो चलते थे, रूल्स एंड रेगुलेशन चलते थे। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो पूरे इंडिया में बहुत सारे प्रोविंस हुआ करते थे, यानी कि समझ लो कि पूरे इंडिया में बहुत सारे प्रोविंस हुआ करते थे। ठीक है, तो प्रोविंस का मतलब क्या था, अगर आप पूरे तरह से अगर इंडिया का मैप देखोगे तो इसमें आप देखोगे कि जो इंडिया है ना वो ठीक है, जो इंडिया है यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट, जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पे मेनली एक प्रोविंस मुंबई हुआ करता था, मद्रास आज का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को मिला के मद्रास प्रोविंस हुआ करता था। ठीक है, पंजाब प्रोविंस हुआ करता था, ऐसे बहुत सारे प्रोविंस हुआ करते थे। लेकिन 1773 में मेनली दो प्रोविंस हुआ करते थे, बॉम्बे बॉम्बे और कौन सा, मद्रास। ठीक है, और हर प्रोविंस को रेगुलेट करने के लिए एक गवर्नर हुआ करता था। ठीक है, मद्रास के अलावा एक और प्रोविंस था बंगाल, तो इन सब को कौन रेगुलेट करता था, गवर्नर रेगुलेट करता था। ठीक है, ये अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए गवर्नर होते थे जो इनको रेगुलेट करते थे। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, पहले सब लोग इंडिपेंडेंट थे, बंगाल का गवर्नर अपने हिसाब से काम करता था, बॉम्बे गवर्नर अपने हिसाब से काम करता था, मद्रास का अपने हिसाब से। लेकिन इस एक्ट में क्या बोला गया कि जो बंगाल का गवर्नर है अब वो बंगाल का गवर्नर नहीं, गवर्नर जनरल बन जाएगा। ठीक है, ही इज नाउ बिकम अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है,
जो बंगाल का गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाएगा। दूसरा चीज़ क्या किया गया है कि जो बॉम्बे का गवर्नर थे वो और मद्रास के गवर्नर, ये दोनों अब किसके अंडर में आ जाएंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल। यानी कि बंगाल जो ये वाला पार्ट था, यहाँ का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, और साथ ही साथ मुंबई के गवर्नर को और मद्रास के गवर्नर को इसके अंडर में डाल दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देखोगे तो ये वही किया गया है। बेसिकली अगर आप ध्यान से इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है जो कि लंदन में बैठी, वो क्या चाहती है कि कैसे भी इंडिया में पावर जो है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो सेंट्रलाइज हो जाए, क्योंकि सेंट्रलाइज पावर हो जाएगी तो क्या होगा कि वो अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई, मोल्ड या फिर उसके साथ कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सेंट्रलाइज पावर हो जाए तो उसके हिसाब से हम लोग कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। तो यानी कि एक मकसद ये था कि पूरे के पूरे जो ये उसको सेंट्रलाइज कर दिया, इसलिए पावर एक के हाथ में होनी चाहिए। उसके बाद क्या किया, एक काउंसिल बनाई। देखो अभी क्या हुआ कि जो ये है, जो आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, वो क्या करेगा, अब वो गवर्नर जनरल बन गया, अब वो एक अकेला आदमी है। ठीक है, उसको सपोर्ट करने के लिए, यानी उसकी हेल्प करने के लिए एक 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएगी। यानी कि जैसे कि मंत्री परिषद होता है या म्यूनिसिपल काउंसिल होता है प्राइम मिनिस्टर को हेल्प करने के लिए या प्रेसिडेंट को हेल्प करने के लिए, तो वैसे ही एक गवर्नर जनरल को, जो मुंबई का था, बंगाल का था, उसको हेल्प करने के लिए क्या बनाया गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये क्या करेंगे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर थे, 4, यानी 1+4। एक तो आपका ये था ही गवर्नर, और दूसरा आपके 4 मेंबर थे। तो ये जो एक मेंबर है, 4 मेंबर के 5। अब जो गवर्नर है उसको अगर कोई डिसीजन लेना है तो इन सब में से सहमति होनी जरूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नर को कहीं पे बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो उसको यहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसमें से अगर 5 में से 3 लोग मेजॉरिटी में उस काम को सपोर्ट करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, ये बिल पास हो जाएगा और गवर्नर जनरल उसके ऊपर एक्शन ले सकता है, यानी कि रोड बनाने का काम स्टार्ट कर सकता है। लेकिन अगर ये मेजॉरिटी से पास नहीं हुआ तो गवर्नर जनरल वैसा कोई भी काम नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो कि गवर्नर जनरल की थी। उसमें 4 मेंबर थे और चारों मेंबर व एस्टैब्लिश एज नाउ सेपरेट एट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद इट्स सबऑर्डिनेट गवर्नर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद और हम लोग क्या देखते हैं, द सुप्रीम कोर्ट। देखो पहला सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था कहाँ पे, फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम क्या था, एक किला था। ठीक है, कलकत्ता में, और उसमें पहला इंडिया का सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था। और ये सुप्रीम कोर्ट प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग ब्राइब्स, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में इसको द एपेक्स कोर्ट बोला गया। और ये 1973 में ये रूल्स आया था और 1974 में बंगाल में स्टैब्लिश हो गया था सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसके हम लोग फंक्शन देखेंगे कि इनको क्या राइट्स थे अंग्रेजों के अगेंस्ट में कोई भी केस सुनने का, या अंग्रेजों के अगेंस्ट में कोई भी केस किया जा सकता था, नहीं। अगर किया जा सकता था फिर लोकमान्य तिलक क्यों चले गए थे लंदन में केस करने के लिए। ठीक है, तो सब चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद क्या है, इट प्रोहिबिटेड सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी, कि हाँ उस टाइम पे क्या होता था, जो भी कंपनी के लोग, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, कंपनी के लोग आते थे, वो लोग करप्शन बहुत ज़्यादा करते थे क्योंकि उनको ज़्यादा पैसे कमाने होते थे। ठीक है, करप्शन करते थे, और सिर्फ करप्शन ही नहीं करते थे, वो ब्राइब भी लेते थे। ठीक है, और खुद का बिजनेस भी चलाते थे, सेल्फ ओन्ड बिजनेस चलाते थे। इससे क्या होता था कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट होती थी उसको बहुत ज़्यादा घाटा होता था। इसलिए इस एक्ट के थ्रू उसने लोगों को ये बता दिया कि अगर कोई भी ऑफिसर अगर ऐसा करप्शन करते हुए, ये सब करते हुए पाया गया तो फिर वो पूरी तरह से बोलते हैं ना कि उसको
मतलब उसके अगेंस्ट में केस किया जा सकता है। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि भाई अब कोई भी ऑफिसर अपना खुद का बिजनेस नहीं कर सकता है, ठीक है, और ना ही वो घूस ले सकता है। अगर कोई लेते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लिया जाता है, ठीक है। चलो, तो ये था आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पिट्स इंडिया एक्ट 1970, तो ये पिट्स इंडिया एक्ट 1973 हो गया आपका। तो अब हो जाने के बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। आज के लिए हम लोग इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे किससे, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1774 से, ठीक है।